काहिल भालू और शहद की मक्खियाँ। तहरीर नंबर 2507। मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। जुमेरात 27 अप्रैल 2023। आकिब जावेद। रंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायका और नकमा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा बल्कि खुद मेहनत करेगा, लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी उन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पट भी चुका था, लेकिन रंगा को बाज आना था, ना आया। एक दफ़ा का जिक्र है। सर्दियों की एक रात भूख से रंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भन भन की आवाज़ें सुनाई दीं। उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो उसे शहद का छत्ता नज़र आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। जारी है। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी इसकी भूख है सिर्फ इतना शहद ले ले। वो चाहता तो वो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डिंग बहुत खतरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूँगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाज़ा हुआ कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। रंगा ने एक बड़ा मुर्तबान चरा लिया था। शहद की मक्खियाँ रोज़ाना शहद मुर्तबान में डालती रहीं और रंगा मज़े से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में उसे मज़ा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रंगा भालू ज़ोर ज़ोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और ख़ुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनमा दाव है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भन भन की आवाज़ें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौका पर दीगर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे क्योंकि वो उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रंगा शहद मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मुखी भी शहद लेकर नहीं आई थी। इसे गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मुखी आती दिखाई दी। रंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज़ आई, तुम्हारी ये जुर्रत मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहूँ हूँ तुम सामने आओ डरपोक रानी। अभी उसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगे हैं। रंग कहते हुए पीछे हटने लगा तो इसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया था। उफ, आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा। उफ, बचाओ कोई मुझे, रंगा भालू चीखते हुए बोला। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से कराहते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नज़र ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि इसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया, कोई कहता कि वो पहाड़ों में रहने लगा है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन मक्खियों की उससे जान छूट गई। सच्ची खुशी। तहरीर नंबर 2518। वाकई किसी की मदद करना रायगा नहीं जाता। हफ्ता 13 मई 2023। सूरज की पहली किरण ज़ॉबी खरगोश पर पड़ी तो वो जल्दी से उठ बैठा। आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं। ये ख्याल आते ही खरगोश ने बिस्तर से छलांग लगाई। इसने सोचा कि सबसे पहले वो नाश्ते का सामान लाएगा, फिर अपने घर की सफाई करेगा। कल सुबह इसकी प्यारी खाला इससे मिलने आने वाली थीं। खाला काफ़ी दिनों बाद इससे मिलने आ रही थी। ज़ॉबी ने खाला के लिए एक अच्छी सी दावत का एहतिमाम किया। इसने लाल छड़ी हाथ में ली, सर पर हेट पहना और बाजार की तरफ चल पड़ा। पहली दुकान लूमड़ खालों की थी।
اس نے وہاں سے گاجر اور سیب خریدے۔ یہ آج میرے کھانے کے لیے کافی ہوں گے، زوبی نے سوچا اور لومڑ خالو کو پیسے ادا کر کے گھر آ گیا۔ پہلے اس نے ناشتہ کیا، پھر گھر کو دھویا، جو چادریں میلی تھیں انہیں بدلا۔ جاری ہے، کام کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کافی کام نمٹ چکا تھا، بس اب اسے دعوت کا سامان لانا تھا۔ پہلے اسے پھول خریدنے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کراہنے کی آواز آئی۔ ارے، یہ کس کی آواز ہے؟ زوبی چونک اٹھا۔ اس نے غور کیا اور بولا، یہ آواز تو گیدڑ کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً گیدڑ کے گھر میں داخل ہوا۔ گیدڑ نانا اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے میز پر رکھا پانی کا گلاس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زوبی نے فوراً آگے بڑھ کر گیدڑ کو پانی پلایا۔ انہیں اس وقت تیز بخار تھا۔ گیدڑ نے لرزتی آواز میں کچھ کھانے کو مانگا۔ زوبی خرگوش نے دل ہی دل میں اپنے آپ کی ملامت کی کہ پہلے کیوں نہ آ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن زوبی گیدڑ کو اس حالت میں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً بازار سے گوشت لے کر آیا اور گیدڑ نانا کو کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کافی وقت گزر گیا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بھالو کے کلینک پر مریضوں کا کافی ہجوم تھا۔ مجبورہ وہ قطار میں کھڑا اپنی باری آئی تو اس نے ڈاکٹر بھالو کو گیدڑ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر بھالو نے کہا، وہ سب مریضوں کو دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ چلیں گے۔ 4:30 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد لومڑ خالو کی دکان بند ہونے والی تھی جہاں سے اسے دعوت کا سامان خریدنا تھا۔ زوبی مایوس ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر بھالو کے ساتھ گیدڑ نانا کے گھر پہنچا تو ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ انہیں کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور چند دوائیں لکھ دیں جو ظاہر ہے زوبی ہی کو لانی تھیں۔ اس نے گیدڑ کو دوا لا کر دی اور ایک خوراک کھلا بھی دی۔ گیدڑ کی زبان اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھی۔ زوبی کو بہت خوشی تھی کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار کی مدد کی، مگر اسے کل کی دعوت کے نہ ہونے کا بھی افسوس تھا کیونکہ وہ سامان نہ لا سکا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ پھر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بنڈل پڑا ہے جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ پاس والے گھر سے پڑوسی خرگوش نکلا اور خط دیتے ہوئے بولا، زوبی، تمہاری خالہ آئی تھیں، وہ بہت جلدی میں تھیں، یہ خط اور سامان دے گئے ہیں۔ زوبی نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیاری زوبی، آج میں کافی دن بعد تمہارے گھر آئی اور تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزیاں اور پھل لائی ہوں۔ افسوس کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گی، تمہاری خالہ۔ زوبی خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی خالہ پہلے ہی بہت پسند تھیں، مگر اب تو ان کی محبت اور بڑھ گئی کیونکہ انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ واقعی کسی کی مدد کرنا رائگاں نہیں جاتا۔ زوبی کو اس کی محنت اور خدمت کا صلہ مل گیا تھا۔ اس کی نظروں میں گیدڑ کا کمزور چہرہ گھومنے لگا جو اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ خالہ نصیحت تحریر نمبر 2519۔ وہ چاہتی تو دلبرداشتہ ہو کر بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتی، مگر نہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مخالفت انہیں کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں اور حق پر ہونے والوں کو ڈٹے رہنا چاہیے۔ 15 مئی 2023۔ مبشرہ خالد۔ خالہ نصیحت کے حقیقی نام سے بچوں میں کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ محلے کے کونے والے گھر میں تنہا رہتی تھیں۔
मैं 6 साल का था जब वालिदा ने मुझे उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा था। मैं इन्हीं बाजी ही कहता था, मगर उनके पास पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ इन्हीं खाला नसीहत कहते हैं। मुझे हैरानी हुई थी कि ऐसा क्यों है, मगर फिर मुझ पर यह राज खल गया कि सब इन्हीं खाला नसीहत क्यों कहते हैं। एक दिन मुझे खाला के घर पहुंचने में देर हो गई। मैंने दरवाजे पर जल्दी जल्दी जूते उतारे और दरवाज़ा को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। खाला सामने खड़ी थीं। ये जूते तुम्हारे हैं? इन्होंने पूछा। जी जी खाला, मैंने अटकते हुए जवाब दिया। जारी है, जूते ऐसे उतारते हैं? जी खाला, मैं कुछ समझा नहीं। जूते सीधे करके तमीज़ से रखो, ये कोई तरीका हुआ? एक जूता सीधा एक उल्टा, तुमने दरवाज़ा भी बदतमीज़ी से खोला था। जूते सीधे करके रखो और दरवाज़ा तमीज़ से खोलकर अंदर आओ। इस दिन के बाद से आज तक मैं जूते सीधे रखता हूँ और दरवाज़ा तमीज़ से खोलता हूँ। वो अपने घर में कायम मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को दोपट्टा ओढ़ने का तरीका सिखाती थीं। कहती थीं कि दोपट्टा ओढ़ना सीख जाओगी तो इज़्ज़त संभालना भी सीख जाओगी। अगर कोई गलती से पानी खड़े होकर पी लेता था, इसकी तो शामत ही आ जाती। पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों ने उनका नाम खाला नसीहत रख दिया था। कई बच्चे बच्चियों उनकी नसीहतों से चिढ़ते थे। एक दिन अचानक खाला का इंतकाल हो गया। उनके जनाजे में मोहल्ले के वो लड़के जो उनकी नसीहतों से चिढ़ते थे, आज उनके लिए रो रहे थे। बाबर रोते हुए कह रहा था, मैं तीसरी जमात में फेल हो गया था। तालीम छोड़ देना चाहता था, मगर खाला के समझाने और नसीहत करने पर मेरी अक्ल में ये बात आ गई कि फेल होना बुरी बात नहीं है, तालीम छोड़ देना बुरी बात है। अगर वो मुझे उस वक्त ना समझाती तो मैं आज कामयाब इंजीनियर ना होता। राफ़ा कह रहा था, मैं गिरेबान के बटन ना लगाता था। खाला की नसीहत ने मुझे आदत डलवा दी। आज ऑफिस में सबसे खुशपोश और तमीज़दार इंसान हूँ। मैं सबकी बातें सुनकर सिर्फ ये सोच रहा था कि बच्चों ने खाला का नाम खाला नसीहत रख दिया था। वो चाहती तो दिलबर्दाश्ता होकर बच्चों की तरबियत करना छोड़ देती, मगर नहीं, इन्होंने ये साबित किया कि मुखालफत इन्हीं की होती है जो हक़ पर होते हैं, और हक़ पर होने वालों को डटे रहना चाहिए। जिद नहीं करना। तहरीर नंबर 2515। आयशा ने घर आकर ममा से अपनी हट धर्मी की माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद सर्दियों में आइसक्रीम खाने की जिद कभी नहीं करूँगी। मंगल 9 मई 2023। शाह बहराम अंसारी, मुल्तान। ममा, मुझे आइसक्रीम लेकर दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था। नन्ही आयशा अपनी ममा से बार बार आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर रही थी। बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि बच्चे सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाते वरना वो बीमार हो जाते हैं। उसकी ममा उसे कई बार ये अल्फाज कह चुकी थीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल आज दोपहर को स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस आते हुए आयशा ने आइसक्रीम बेचने वाले को देखा था। आइसक्रीम उसकी बहुत पसंदीदा चीज़ थी, तभी उसके मुंह में पानी भर आया। उसने आइसक्रीम वाले से उसकी कीमत पूछी तो उसने 15 रुपये बताए। आयशा ने आइसक्रीम खरीदने के लिए जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 9 रुपये बाकी बचे थे। जारी है, उसे बहुत गुस्सा आया कि ममा उसे इतने कम पैसे क्यों देती हैं, हालांकि वो रोज़ाना 50 रुपये पॉकेट मनी लेती थी। घर आते ही उसने ममा से कहना शुरू कर दिया कि उसे आइसक्रीम ला कर दें। ममा ने उसको बहुत समझाया कि सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। तंग आकर इन्होंने कहा कि उसके पापा शाम को ऑफिस से वापसी पर आइसक्रीम ले आएंगे। बड़ी मुश्किल से आयशा राज़ी हुई।
रात को उसके पापा ने फ़ोन पर बताया कि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आज घर नहीं आ सकेंगे। आयशा को ये पता चला तो उसने दोबारा ज़िद शुरू कर दी। आखिर ममा ने अपने मुलाजिम फजलू को बुलाया और उसको मार्केट से आइसक्रीम लाने भेज दिया। आयशा ने मज़े ले लेकर आइसक्रीम खाई और फिर सो गई। सुबह वो उठी तो उसके गले में शदीद दर्द था, उसके तो हलक़ से आवाज़ ना निकल पा रही थी। साथ तेज़ बुखार भी हो गया था, इस वजह से वो स्कूल भी ना जा सकी। थोड़ी देर बाद पापा घर आए तो ममा ने उन्हें सारी बात से आगाह किया। वो आयशा को लेकर डॉक्टर के पास गए और दवा लेकर आए। डॉक्टर ने बताया कि ठंडी शय खाने के बाइस उसका गला बैठ गया था। शाम तक ठीक हो जाएगा। आयशा ने घर आकर ममा से अपनी हठधर्मी की माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद सर्दियों में आइसक्रीम खाने की ज़िद कभी नहीं करूँगी। ममा ने उसे मुआफ़ करते हुए प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। नन्हे साथियों, सर्दी में आइसक्रीम और दीगर ठंडी अशिया खाने से एहतियात कीजिए, वरना खुदा न खास्ता बीमार पड़ गए तो कड़वी दवाइयाँ खानी होगी और हो सकता है मोटी सी सुई वाले इंजेक्शन की तकलीफ से भी दो चार होना पड़े, इसलिए बेजाजिद करना अच्छा नहीं होता। बेतक संस्तब तकास तहरीर नंबर 2516। दोस्त मायूस नहीं होते, आखिरी दम तक लड़ते ही मदद करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है। बुध 10 मई 2023। नाज़ी आसिफ। प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है, एक गांव से थोड़े फासले पे एक पुराना कुआं था, जिस पे बैलों की जोड़ी को जोतकर पानी निकाला जाता, जो खेतों की सैराबी के अलावा गांव की ख़वातीन के कपड़े धोने के काम भी आता था। कभी इस कुएं पे बहुत रौनक होती थी, मगर अब बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों के इस्तेमाल के बाद ये कुआं वीरान पड़ा था। गांव के लोग कभी कभार कचरा वगैरह भी इसमें डाल जाते, मिट्टी और घास फूस भी इसमें पड़ते रहने से पानी की तह काफ़ी कम हो चुकी थी। कुएं के अंदर कभी तो आबी मखलूक काफ़ी थी, लेकिन कुछ सालों से बारिशें कम होने के बायस पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था, जिससे आबी मखलूक में भी खासी कमी हो रही थी। कुएं के दहाने पे फलाही का झाड़ी नुमा दरख्त फैला हुआ था, जिसकी शाखें कुएं के अंदर नीचे तक पहुंची हुई थीं, जिनमें मुख्तलिफ परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। जारी है, ये परिंदे सुबह होते ही उड़ जाते और शाम होते ही अपने घोंसलों में वापस लौटते। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि पानी की कमी से कुएं में आबी मखलूक की हालत रफ्ता रफ्ता बिगड़ने लगी, कई जानवर मर गए। कुएं से बाहर भी हालात इतने अच्छे ना थे। खुश्कसाली से अनाज में बहुत कमी हो रही थी, दरख्तों पे फल भी पकने से पहले ही गिर रहे थे। इंसान जानवर सब परेशान हो रहे थे। तेज़लों ने तो पानी के तालाब जोहड़ सब खुश्क कर दिए थे। अब कुएं के अंदर इकलौता मेंढक ही रह गया था, जिसका नाम सोनी था। एक शाम उसने भी अचानक से बोलना बंद कर दिया तो घोंसलों में मौजूद परिंदों को बहुत परेशानी हुई। सबने मेंढक को आवाज़ें दी, सोनी भैया, चुप क्यों हो गए, गाओ ना, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। मगर कोई जवाब ना पाकर सब घोंसलों से बाहर निकल आए। फलाही की सबसे ऊंची शाख पे बैठे कौवे तक भी खबर पहुंच गई। वो भी दूसरे परिंदों के पास आ बैठा। सबकी बातें सुनकर कौवा बोला, मैं कुएं के अंदर जाकर पता करता हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। कौवा थोड़ी ही देर में कुएं से बाहर आ गया और बताने लगा कि कुएं में पानी ख़त्म हो जाने की वजह से मेंढक से बोला नहीं जा रहा और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं। ये सुनकर सब परिंदे सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तय पाया कि फौरी तौर पे सब परिंदे उड़कर जाएं और करीबी तालाब से अपनी चोंचों में पानी भर कर लाएं,
ताकि सोनी भैया की जान बचाई जा सके। सोनी भैया को पानी पिलाया गया तो उनकी जान में जान आई, मगर ये किया अगली शाम को फिर वही कुछ हुआ। सोनी भैया फिर बेहोश होने लगे तो एक बार फिर सब परिंदे जमा हुए। अब की बार सोनी भैया को पानी पिलाकर सब इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए मिल बैठे। तोते ने तजवीज़ दी, सब परिंदे शाम घोंसलों में लुटते वक्त अपनी चोंचों में पानी ले आया करेंगे। कौवे ने कहा, नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और शाम तक सोनी भैया का यही हाल होता रहा तो एक दिन वो चल बसेंगे। फाख्ता काफ़ी देर से चुप बैठी थी। इसने तजवीज़ दी कि सोनी भैया को यहाँ से निकालकर करीबी तालाब में पहुँचा देते हैं। कौवे की तजवीज़ को सबने पसंद किया, मगर ये कैसे होगा? अब एक बार फिर सब परिंदे सोचने बैठे। इतने में सोनी भैया की कमज़ोर सी आवाज़ उभरी, मुझे इधर ही पड़ा रहने दो दोस्तों। लगता है अब मेरे मरने का वक्त आ गया है। बुलबुल फौरन बोली, नहीं दोस्त, हिम्मत रखो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। फिर चिड़िया ने एक तजवीज़ दी जिसे सुनते ही सभी शिश कर उठे और अगले ही दिन इस तजवीज़ पे अमल शुरू हो गया। अगली शाम जब परिंदे वापस लौटे तो सब कुछ ना कुछ लेकर आए। कौवा किसी कचरे के ढेर से कुछ मासिक उठा लाया, जैसे चिड़िया और बुलबुल ने इन्हें मजबूती से फलाही की शाखों के साथ एक झूले की शक्ल में बांध दिया। अगला मरहला ये था कि सोनी भैया किसी तरह उछलते हुए इन मासिक के बनाए गए झूले तक जा पाएं। सोनी भैया जो पहले भूख और प्यास से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, अब बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे थे। दोस्तों के बहुत इसरार पे सोनी ने एक बार हिम्मत करके जो छलांग लगाई तो झूले के दूसरी तरफ जा गिरे। अब तो गोया वो बिल्कुल ही मरने के लिए तैयार बैठे थे। फिर सब ने मिलकर सोनी को हिम्मत दिलाई तो सोनी भैया झूले पे चढ़ने में कामयाब हो गए और फिर सब ने मिलकर नारा बुलंद किया, सोनी भैया जिंदाबाद, और झूले को ऊपर खींच लिया। अब सोनी भैया कुएं के किनारे अंधे मुंह पड़े थे और सूरज गुरूब होने को था। अंधेरा होने से पहले सोनी भैया को तालाब तक पहुंचाना था। एक बार फिर सोनी भैया को तरगीब दिलाने की कोशिश शुरू हुई तो एक नई मुसीबत आन पड़ी। किसी परिंदे को ज़मीनी रास्ता तो मालूम ही ना था। मेहनत में अज़मत है, तहरीर नंबर 2513। वक़ार ने सब कुछ छोड़ दिया, मेहनत की और नाहनत में A+ में पास हो गया। हफ्ता 6 मई 2023। साजिद कंबोह, यार असद, मुझे ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाना आता, मेरी हेल्प करो। वक़ार ने कहा, मुझे तो खुद नहीं बनाना आता, तुम्हारी हेल्प किया करूं। अरे झूठे, कई बरस से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, बहानाबाजी नहीं चलेगी। मेरे भाई यकीन करो, मुझे ट्विटर अकाउंट नहीं बनाना आता। रही बात स्मार्टफोन की तो ये मेरी मजबूरी है, मुझे डिक्शनरी से इस्तिफ़ादा करना होता है, कुछ नोटिस दोस्तों से व्हाट्सएप पर मंगवाने पड़ते हैं। मैं तो फेसबुक भी यूज़ नहीं करता, टाइम का ज़िया है। अलामत वावन, यार फेसबुक में मज़ा नहीं रहा। पहले मैसेज पैकेज से काम चल जाता था, तमाम दोस्त फेसबुक पर गए, अब फेसबुक पर भी मज़ा नहीं रहा। आधी से ज़ायद न्यूज़ गलत होती हैं। जारी है, भाई मेरी मानो ये खुराफात छोड़ो और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब पहले वाला दूर नहीं रहा कि फ़िल्म फेल और बाकी सब पास। आजकल तो मुकाबले का दूर है, एक नंबर से मेरिट बनता है, एक नंबर कम है तो मेरिट। जब वक्त आएगा पढ़ लेंगे, अभी शशमाही टेस्ट हुए नहीं, तुमने नसीहतें शुरू कर दी। मैं शहबाज से बनवा लूँगा, वक़ार ने कहा। भाई बनवा लो, मुझे क्या इतराज़ है, मगर याद रखना अब मेरी नानत और टनत में बनता है। 1000 से नंबर कम हुए तो ना परी मेडिकल ना परी इंजीनियरिंग में दाखिला होगा, फिर सारी उम्र ट्विटर पर। दरअसल इस इलेक्शन में हमारी पार्टी को हराया गया है।
मुझे बहुत गुस्सा है। फेसबुक में मज़ा नहीं रहा। इसकी अक्सर खबरें फेक होने की वजह से जो कमेंट्स करता हूँ अगले दिन मजाक बन जाता है। शर्मिंदगी होती है। भाई गुस्सा ना करो, तुम्हें इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। वकार ने कहा, ये नसीहतें अपने पास रखो। तुम समझते हो कि अगर ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाओगे तो मेरा अकाउंट नहीं बनेगा। असद और वकार एक मोहल्ले में रहते थे, नर्सरी से लेकर नानक तक एक साथ आ रहे थे। असद के वालिद ने स्मार्टफोन उसे इस शर्त पर लेकर दिया था कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ डिक्शनरी या व्हाट्सएप पर कुछ शेयर करना मजबूरी होगी तो करेगा, ये ना हो कि मोबाइल हर वक्त हाथों में या कानों के साथ लगा हो, दोस्तों से गपशप हो। असद ने वादा किया था और वो वादा निभा भी रहा था, जिसकी वजह से क्लास में इसकी पोजीशन बेहतर हुई थी। जबकि वकार की प्रोग्रेस कई दर्जे नीचे चली गई थी। घर में ट्यूशन और खेल के मैदान में भी मोबाइल इस्तेमाल करता था, किसी काम में भी तवज्जो ना थी। अलबत्ता फेसबुक में कमेंट्स की वजह से खासा मारूफ नाम बन गया था। गाली गलौज नए कमेंट्स की वजह से एक पार्टी के लिए काबिल कबूल, जबकि दूसरी पार्टी वाले अक्सर गलत रिमार्क्स देते थे जो बाज़ औक़ात बाइस शर्म भी होते थे। यूं कई माह से ये सिलसिला चल रहा था। अब वकार को ट्विटर पर जाने की सूझी, उसने शहबाज से अकाउंट बनवा लिया। अब वो बड़े बड़े एंकर, सियासतदानों और कोई मारूफ नामों से सियासी जंग लड़ रहा था, जिसकी वजह से पढ़ाई में इसकी तवज्जो कम हो रही थी, जबकि असद भरपूर पढ़ाई कर रहा था। शशमाही इम्तिहानात में असद ने टॉप किया जबकि वकार बमुश्किल पास हुआ। सर हबीब को हैरत हुई कि ये कैसे हुआ। तहकीकात की तो पता चला कि वकार की लापरवाही, अदम तवज्जो, फेसबुक और ट्विटर पर वाबस्तगी ने ये गिल खिलाए हैं। इन्होंने इसे समझाने का फैसला किया। अगले रोज़ बातों बातों में इन्होंने एक सवाल किया, प्यारे बच्चों, आपके इल्म में है कि इंसान ने सबसे ज़्यादा तजर्बात मेंढक, चूहे, मुर्गियों और बंदर पर किए हैं। मेंढक का ऑपरेशन किया, इसके मुताबिक इंसानों पर तजर्बात करके बहुत तहकीकात की। हम भी एक तजुर्बा करते हैं। एक खुले बर्तन में पानी लिया, इसमें मेंढक डाला, इसके नीचे लैंप या चौल्हा जला दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा, इसके टेम्परेचर के मुताबिक मेंढक भी रंग बदलने लगा। मेंढक ने कई रंग बदले, आखिरकार टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो मर गया। आप बताओ मेंढक क्यों मरा? सर, मेरा ख्याल है कि मेंढक ने टेम्परेचर का गलत अंदाज़ा लगाया था। मूसा ने कहा, सर, इसे यकीन था कि वो इस टेम्परेचर का मुकाबला कर सकता है, मगर इसका अंदाज़ा गलत निकला कि वो। सर हबीब ने कहा, इस मेंढक का हाल इस नादान की तरह है जो समझता है कि वो वक्त का मुकाबला कर सकता है। इसे खुद पर एतमाद था कि ये टेम्परेचर कुछ नहीं है। अगर वो वक्त पर छलांग लगा देता तो इसकी जान बच सकती थी। यही हाल हमारे कुछ तलबा का है जो समझते हैं कि अभी बहुत वक्त पड़ा है। इसको एहसास बरतरी या हमाकत समझ लो, वो बमुश्किल पास हुए। जिन्होंने एहसास किया वो टॉप कर गए। इन्होंने अपने टैलेंट के मुताबिक तैयारी की, जबकि बाकी दोस्तों के साथ इधर उधर फजूल कामों में मसरूफ़ रहे। वक्त का दर्जा हरारत बढ़ता गया, वो मेंढक की तरह अपनी मौत मर गए। अलिफ ज़ैनब को मिल गई मानू बिल्ली। तहरीर नंबर 2514। मानू बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। 8 मई 2023। आसिमा साकिब। एक थी मानू बिल्ली, जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। इसने शहर के एक कबाड़ खाने में आँख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कस्साब की दुकान के पास रहने लगी।
वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर ले गई और इसका भाई खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो उसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानू बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानू बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। जारी है। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानू बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानू बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा और वो लनगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी उसके इस सुनहरी कारनामे पर क़हक़हे लगाने लगे। मानू बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना ना आजमाने लगी। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्ची से उसका वास्ता पड़ा जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आई। मानू पहले तो झिझकी, उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। मानू बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। इसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानू बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका जी ना चाहा। आखिर ज़ैनब आई तो उसके हाथ में मरहम पिटी थी। मरहम पिटी होने के बाद मानू बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन ज़ैनब उसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानू बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए, चुनचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मानू बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। इन सब की मेहरबानी का सिला इसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बैग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने ख़त्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानू बिल्ली झट इन्हीं पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानू बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानू बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिर इसके लिए दोभर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने में हिला बोला तो मानू बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानू बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानू बिल्ली इन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानू बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चुनंचे अगले दिन से उसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए ख़तरे का निशान और घर वालों की आँख का तारा बन गई। प्यारे बच्चों,
आप भी सुस्ती छोड़ें, दिल लगाकर पढ़ें और अपने माँ बाप की आँख का तारा बने। की का सिला तहरीर नंबर 2511। आपने मेरे बच्चे का इलाज करवा दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बुध 3 मई 2023। बशरी नाज साकिब, कराची। सूरज गुरूब होने के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया था। किसी बस्ती में एक औरत अपने घर के दरवाजे पर परेशान बैठी थी कि एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। इन्होंने इस औरत से सबब पूछा कि क्या हुआ, तो वो औरत दुखी आवाज में बोली, आप मेरा हाल सुनकर क्या करेंगे। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी परेशानी का कुछ हल तलाश करूंगा। अलामत वावन। वो औरत बोली, मेरे शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए हैं। उनके जाने के 2 दिन बाद हमारे घर में चोरी हो गई है। घर का सारा कीमती सामान चला गया। एक मुसीबत गई नहीं थी कि मेरा बच्चा गिर गया और इसका हाथ टूट गया। शौहर से राब्ता नहीं हो रहा। घर में ये मुसीबत है। आप बताएं क्या करूं, कहां से लाऊं बेटे के इलाज के लिए पैसे। ये कहकर वो औरत रोने लगी। जारी है। वो दरवेश बोले, तू अपने बेटे को मेरे पास ले आ। औरत फौरन गई। कुछ देर बाद अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आई। बुजुर्ग दोनों को अपने घर ले गए। बुजुर्ग बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए। बुजुर्ग के घर वालों ने भी उनको कोई तकलीफ ना होने दी। बच्चा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। वो औरत खुशी से रोने लगी। बुजुर्ग से कहा, आपने मेरे बच्चे का इलाज करवा दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें शायद याद नहीं, बरसों पहले मैं तुम्हारी बस्ती से गुजर रहा था। प्यास के मारे बुरा हाल था। मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो घर तुम्हारा था। तुमने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया और हर तरह का आराम पहुंचाया। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूला। आज भी इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपने घर वापस चली गई। शौहर घर लौटा तो उसे सब कुछ बता दिया। शौहर भी खुश हो गया और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने इसके घर चला गया। नीली चिड़िया और बिल्ली तहरीर नंबर 2512। मेरी प्यारी बिल्ली, तुमने ऐसा क्यों किया। जुमेरात 4 मई 2023। शाजिया काशिफ, कराची। उस्मान एक बहुत नेक और रहमदिल लड़का था। इसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। बिल्ली भी उस्मान से बेहद प्यार करती थी। एक दिन उस्मान घर के सहन में मौजूद नीम के दरख्त की छांव में लेटा आराम कर रहा था कि उसे किसी परिंदे की सुरीली आवाज़ आई। इस आवाज़ में बहुत मिठास थी। परिंदे के चुप होते ही उस्मान की निगाहें दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया पर पड़ीं, जो दरख्त की एक शाख पर बने घोंसले में रहती थी। अब रोज़ इसका मामूल बन गया। फुर्सत मिलते ही इसकी निगाहें नन्ही चिड़िया को तलाश करतीं। उसकी आवाज़ सुनकर उस्मान के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उस्मान की दिलचस्पी चिड़िया की तरफ हुई तो बिल्ली की तरफ तवज्जो कम हो गई। इसलिए बिल्ली चिड़िया से हसद करने लगी। जारी है। एक दिन जब उस्मान घर पर मौजूद नहीं था तो बिल्ली दरख्त पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ छलांग लगाई। नीली चिड़िया बिल्ली का नवाला बन गई। छलांग लगाने के नतीजे में बिल्ली के साथ साथ घोंसला भी ज़मीन पर आ गिरा। उस्मान घर में दाखिल हुआ तो उसने चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर गिरा हुआ देखा और बिल्ली मुंह पर लगे खून को साफ करने में मसरूफ़ थी। उस्मान सारी बात समझ गया और अपना सर पकड़कर दरख्त के नीचे बैठ गया। इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए इसके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, मेरी प्यारी बिल्ली, तुमने ऐसा क्यों किया। बदफितरत से दोस्ती तहरीर नंबर 2509।
आइंदा किसी सांप से दोस्ती करने का सोचूंगा भी नहीं क्योंकि दोस्ती फितरत देखकर करनी चाहिए। पैर 1 मई 2023। रूबीना नाज, कराची। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक बहुत भदा और बदसूरत था। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। उस वक्त भी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आया। हमें देख तो ऐसे गुस्से से रहे हो जैसे हमें खा जाओगे। एक मेंढक ने कहा तो बाकी सब हंसने लगे। मैं तुम सबको देख लूंगा। बदसूरत मेंढक बोला। तो सब उसका मजाक उड़ाते हुए खुराक की तलाश में कुएं से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद भदा मेंढक सोचने लगा कि उनसे कैसे बदला लो। फिर वो भी कुएं से बाहर आ गया। सामने उसे एक सांप नजर आया तो मेंढक ने उससे कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि सांप मेंढक को खा जाता है? सांप ने उससे पूछा। जारी है, मुझे मालूम है, लेकिन अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ बहुत से मेंढक हैं। भदा मेंढक ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले चलो कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। मैं तुमसे इसलिए दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन सब मेंढकों से बदला लेना चाहता हूँ जो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेंढक ने सांप को बताया तो सांप ने जवाब में कहा, ठीक है दोस्त, चलो मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। चुनूंचे मेंढक सांप को अपने साथ कुएं में ले गया, जहाँ बाकी मेंढक उन दोनों को देखकर खौफज़दा हो गए। बहुत अकड़ते थे तुम सब, मेरा मजाक भी उड़ाते थे। आज मेरा ये दोस्त तुम सबको खा जाएगा। भदा मेंढक के कहते ही सांप ने एक एक मेंढक को हड़प कर लिया। इसके बाद उसने भदा मेंढक को गुस्से से देखा जो उसे दोस्त समझकर कुएं में लाया था। फिर सांप ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, मगर हम तो दोस्त हैं। भदा मेंढक ने डरते डरते कहा, सांप किसी का दोस्त नहीं होता बेवकूफ़, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सांप ने अपनी लंबी जबान बाहर निकालते हुए कहा, एक मिनट रुको, अगर मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे मेंढकों को यहाँ ले आऊँ तो? भदा मेंढक बोला, नहीं, तुम उनको यहाँ ना लाओ बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सांप बोला, अगर तुम मेरे साथ गए तो वो सब मेंढक डर कर भाग जाएंगे। मैं उन्हें किसी तरह बहला फसला के इधर ले आता हूँ। सांप मान गया तो मेंढक कुएं से बाहर निकला और जान बचाकर भाग गया। उसने सोच लिया था कि आइंदा किसी सांप से दोस्ती करने का सोचूंगा भी नहीं क्योंकि दोस्ती फितरत देखकर करनी चाहिए। भरोसा तहरीर नंबर 2510। इसे यकीन था कि अल्लाह के हुक्म से आने वाले दिन इसके लिए अच्छी खबर लाएंगे। मंगल 2 मई 2023। हबीबा शहजाद, लाहौर। फरहान के घर के करीब एक पार्क था जहां शाम को खेलने के लिए बच्चे इकट्ठे होते थे। वहीं उसने एक आदमी को देखा जो लोगों को उनकी किस्मत का हाल बता रहा था। बहुत से लोग इससे अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहे थे। फरहान ने पूछा, बड़े साहब, मेरे मुस्तकबिल में क्या है? इस अधेड़ उम्र शख्स ने इसे मुस्कुरा कर देखा, फिर अपने तोते को ज़मीन पर पड़े रंग बिरंगे लिफाफों की तरफ मुतवज्जह किया। तोते ने उन लिफाफों में से एक लिफाफा अपनी चोंच से उठाकर अपने मालिक को पकड़ा दिया। उस शख्स ने लिफाफा खोला और फरहान से कहा, लड़के, तुम्हारे आने वाले दिन अच्छे मालूम नहीं होते। फरहान इसकी बात सुनकर परेशान नहीं हुआ। हम हैरान ज़रूर हुआ था क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह के हुक्म से आने वाले दिन इसके लिए अच्छी खबर लाएंगे। जारी है, इसके इम्तिहानात का नतीजा आने वाला था और उसने इम्तिहानात भी बहुत अच्छे दिए थे और उसे पूरी उम्मीद थी कि इसके नंबर भी अच्छे आएंगे।
फरहान ने उस शख्स को इसकी फीस दी और वहाँ से चला गया। इसने घर में सारी बात बताई। इसकी अम्मी ने कहा, ये सब धोखाधड़ी है और लोग उन पर भरोसा करके अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बस हमें अपने आप पर और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। फरहान का जो अंदाज़ा था, इसके नंबर इससे भी बढ़कर आए थे और उसने अपनी जमात में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इसे यकीन आ गया था कि तोते का पर्ची उठाना और उस शख्स का ये बताना कि आगे क्या होगा, सरासर फ्रॉड था, क्योंकि अल्लाह के सिवा कैसे मालूम कि आगे क्या होने वाला है। टमी और ज़ॉमी, तहरीर नंबर 2535। मुझे मुआफ़ कर देना, जंगल लौट जाना और हमेशा वालिदैन की बात मानना, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई तमधारा मुखलिस नहीं हो सकता। मंगल 6 जून 2023। अनम तौसीफ़। ज़ॉमी बस्ती से कुछ दूर जंगल में अपने वालिदैन के साथ रहता था। बस्ती में इसका दोस्त टमी उसे वरगलाता रहता कि जंगल के मुकाबले में बस्ती में खाने पीने का बहुत आराम है। तुम वालिदैन को बताए बगैर चुपके से यहाँ जाओ और मज़े करो। ज़ॉमी बहुत सीधा सादा चूहा था। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज़ॉमी ने हकलाते हुए जवाब दिया। हा 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 हा, तुम सदा के डरपोक हो। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। मुझे देखो किस बहादुरी से वहाँ से निकला था और आज सारी बरादरी मुझ जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। टमी ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। मैं कोशिश करूँगा, ज़ॉमी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। जारी है। ज़ॉमी ने सोचा कि मैं वहीं जाकर सुकून से रहूँगा तो वालिदैन भी खुश होंगे। फिर जब मैं अपना घर बना लूँगा तो उनको भी वहीं बल्ला लूँगा। यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। रात के 2 बज रहे थे। गहरी नींद सोते हुए माँ बाप पर उसने एक निगाह डाली और तेज़ी से बाहर निकल गया। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये वाकई तुम हो? टमी ज़ॉमी को देखकर हैरान रह गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ बाप को बताए बगैर मैं यहाँ इतनी दूर आ गया। ज़ॉमी की आँखों में नमी थी। परेशान मत हो, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। टमी ने एक टुकड़ा पनीर का उसे दिया और दूसरा पनीर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। आज मैं तुम्हें पूरे घर का चक्कर लगवा दूंगा। तुम सब देख लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने खाने पीने का खुद इंतज़ाम किया करना। अगले दिन ही सुबह टमी ने बेमरूती से कहा तो ज़ॉमी परेशान हो गया। इसने सर झटका और रोटी का टुकड़ा खाने लगा जो सुबह ही सुबह टमी कहीं से लेकर आया था। उस वक्त सब सो रहे हैं। यही बेहतरीन वक्त होता है जब हम अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। अपने छोटे से बल से निकलकर टमी उसे इंसानों के बड़े से घर में ले आया था। ये है बावर्ची खाना। यहाँ आकर हमें खाना तलाश करना होता है। बड़े से बावर्ची खाने को ज़ॉमी ने हैरत से देखा। इतना बड़ा? ये कहकर ज़ॉमी ने हाथ से इशारा किया तो हाथ लगने से एक प्लेट नीचे गिर गई। ये तो कुछ भी नहीं। शहर के और बंगलों के बावर्ची खाने देखोगे ना तो बस। आहट की आवाज़ पे टमी ने ज़ॉमी को चुप रहने का इरादा किया तो ज़ॉमी सोचने लगा कि बोल कौन रहा था, मैं या टमी। ये लड़की है जिसका नाम सितारा है। ये मुझसे बहुत डरती है। अलामत वावन। अम्मी यहीं से आई थी आवाज़। सितारा की डरी सहमी आवाज़ उभरी। इस चूहे ने तो हम सब की नाक में दम कर रखा है। जंगल में तो हम मेहनत करके आज़ादी से अपना रिज़्क तलाश करते हैं। इस तरह चोरी छपे नहीं। ज़ॉमी ने कहा। वो दोनों भागते हुए बल में पहुँचे। मेहनत,
وہ محنت کر کے بھی ایسا لذیذ کھانا تم لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ٹمی نے فخری انداز میں کہا، لیکن ہم جنگل میں آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں۔ تمہیں اتنا ہی جنگل اچھا لگتا تھا تو تم یہاں آئے ہی کیوں؟ ٹمی نے زومی کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں یہاں آ جاؤں۔ تم نے میری بات کیوں مانی؟ تم اتنے ہی نیک ہو تو اپنے ممی ڈیڈی کو بتائے بنا یہاں کیوں آئے؟ دکھ کے مارے زومی سے کچھ کہا نہ گیا۔ وہ ٹمی کی باتوں میں آ کر اپنے ممی ڈیڈی کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ اب وہ ہی اسے ایسا سلوک کر رہا تھا۔ یہ گھر میں اس کالے گندے چوہے کی آخری شام ہوگی۔ ستارہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیلی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ تھیلی میں سے پیلے رنگ کی کوئی کتاب نما چیز نکال کر ستارہ نے باورچی خانے کا رخ کیا اور جگہ تلاش کرنے لگی۔ ستارہ نے کتاب نما چیز کھول کر ایک جگہ رکھ دی۔ میں نے تمہیں یہاں بلا کر بہت بڑی غلطی کی۔ تم جیسے لوگ اس خراب سے جنگل میں ہی ٹھیک رہتے ہو۔ اب میں کھانا لینے جا رہا ہوں، ٹمی نے غرور سے کہا اور بول سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد ہی ٹمی کے چلانے کی آواز پہ زومی جلدی سے باورچی خانے کی جانب بھاگا۔ بچاؤ، بچاؤ مجھے، زومی! کتاب نما چیز پہ ٹمی چپکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر جیسے جم گئے تھے۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہل نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہے، ٹمی؟ کوشش کرو تم، ہلنے کی کوشش۔ زومی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اس ہی وقت ستارہ کی خوشی سے بھرپور آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ امی، ہم کامیاب ہو گئے۔ ایلفی والی کتاب کام کر گئی۔ چوہا چپک گیا۔ پیلے رنگ کی ایلفی لگی کتاب نما بورڈ اور اس پہ چپکا ٹمی کبھی زومی کو دیکھتا اور کبھی تالیاں بجاتی ہوئی ستارہ کو۔ اسے اب اپنی ہر واؤ جذبہ حصہ چہارم تحریر نمبر 2553۔ آج تو حاشر بے حد خوش تھا کیونکہ اس کا آرمی اسکول میں داخلہ ہو گیا تھا۔ ہفتہ 8 جولائی 2023۔ عائشہ خان۔ آج تو حاشر بے حد خوش تھا کیونکہ اس کا آرمی اسکول میں داخلہ ہو گیا تھا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد حاشر نے دعا بھی کی، میرے پیارے اللہ میاں جی، آپ نے مجھے آرمی اسکول داخل کروا دیا۔ میں ضرور ایک دن اچھا فوجی بنوں گا۔ اللہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے۔ امی کہتی ہیں اللہ کا ساتھ ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ بہن کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حاشر کے ننھے ہاتھوں پر آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ بہن پریشانی سے ہاتھوں کو چومتے ہوئے پریشانی سے پوچھتی ہے، حاشر رو کیوں رہے ہو؟ حاشر مسکراتے ہوئے، نہیں آپی، میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ میرا آرمی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ آپی، میں فوجی بن کر آپ کو ساری چیزیں لا کر دوں گا جو آپ چاہتی ہیں، پینٹ کلرز، برشز۔ ہم میرے پیارے بھائی، چلو آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ جاری ہے۔ کچھ دن بعد حاشر ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایڈ چل رہی ہوتی ہے کہ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے رہیں۔ کوئی مشکوک افراد، لاوارث بیگ، غیر قانونی سرگرمیاں نظر آئیں تو 15 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے نشر کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماما نے کہا، حاشر، جاؤ بیٹا، سامنے دکان سے مجھے دودھ کا پیکٹ لا دو۔ جی اماں۔ حاشر ریموٹ سے ٹیلی ویژن کو بند کرتا ہے اور دکان سے دودھ لینے چلا جاتا ہے۔ حاشر دودھ لے کر معصومانہ انداز سے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک مشکوک آدمی جس نے اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹا ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ سی عمارت جو کہ کافی عرصے سے بند ہوتی ہے اور باہر تالا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے۔
हाशर को वो ऐड याद आती है जो अभी अभी सुनकर आ रहा था। वो डरते हुए और छपकर देखता है कि कुछ और आदमी आते ही और इस बोसीदा इमारत की खिड़की में से अंदर गए आदमी को चीजें पकड़ा रहे होते हैं। हाशर जल्दी से घर आता है और अपने कमरे में आकर कॉल करता है, ऐसे जैसे आर्मी स्कूल का स्टूडेंट नहीं, कोई फौजी हो, डरे हुए अंदाज में लेकिन रोब के साथ। मैं आर्मी स्कूल से बात कर रहा हूँ, कुछ मशकूक लोग हमारे घर के पास हैं। जी, हमारे घर का एड्रेस नोट करें। कुछ देर बाद पुलिस की भारी नफरी हाशर की मदद से ऐसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लेती है जो मुल्क को तबाह करने के लिए कई मंसूबे बना रहे होते हैं और हुकूमत को मतलूब भी होते हैं। जब ये खबर मीडिया तक पहुंचती है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुल्क को एक बहुत बड़ी बताही से बचाया है, तो ये खबर हर चैनल की हेडलाइन बन जाती है। हुकूमत बच्चे की इस कारकर्दगी पर उसे इनाम देती है। मीडिया का एक चैनल बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। बच्चा इंटरव्यू में कहता है, मुझे फ़ौज पाकिस्तान से बहुत प्यार है और इनसे मिलने का शौक़ भी, ख़ास तौर पर जनरल साहब से। दूसरी तरफ जनरल साहब भी बच्चे का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक होनहार और बहादुर बच्चा फ़ौज से मिलने का शौक़ रखता है। जारी है। चूहे। तहरीर नंबर 1755। दो चूहे थे जो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। जुमा 26 जून 2020। डॉक्टर जमील जालिबी। दो चूहे थे जो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। एक चूहा शहर की एक हवेली में बल बनाकर रहता था और दूसरा पहाड़ों के दरमियान एक गांव में रहता था। गांव और शहर में फासला बहुत था, इसलिए वो कभी कभार ही एक दूसरे से मिलते थे। एक दिन जो मुलाकात हुई तो गांव के चूहे ने अपने दोस्त शहरी चूहे से कहा, भाई, हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। किसी दिन मेरे घर तो आए और साथ खाना खाइए। शहरी चूहे ने उसकी दावत कबूल कर ली और मुकर्ररा दिन वहां पहुंच गया। गांव का चूहा बहुत इज्जत से पेश आया और अपने दोस्त की खातिर मदारात में कोई कसर न रखी। खाने में मटर, गोश्त के टुकड़े, आटा और पनीर और मीठे में पके हुए सेब के ताज़ा टुकड़े इसके सामने ला कर रखे। जारी है। शहरी चूहा खाता रहा और वो खुद इसके पास बैठा मीठी मीठी बातें करता रहा। इस अंदेशे से कि कहीं मेहमान को खाना कम ना पड़ जाए, वो खुद गेहूं की बौली मुंह में लेकर आहिस्ता आहिस्ता चबाता रहा। जब शहरी चूहा खाना खा चुका तो उसने कहा, अरे यार जानी, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। गांव के चूहे ने कहा, कहो भाई, ऐसी क्या बात है। शहरी चूहे ने कहा, तुम ऐसे खराब और गंदे बल में क्यों रहते हो। इस जगह में ना सफाई है और ना रौनक। चारों तरफ पहाड़, नदी और नाले हैं। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। तुम क्यों ना शहर में चल कर रहो। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सरकार दरबार हैं, साफ सुथरी रोशन सड़कें हैं, खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं। आखिर ये 2 दिन की ज़िंदगी है। जो वक्त हंसी खुशी और आराम से गुजर जाए वो गनीमत है। बस अब तुम मेरे साथ चलो, दोनों पास रहेंगे, बाकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अलामत वावन। गांव के चूहे को अपने दोस्त की बातें अच्छी लगीं और वो शहर चलने पर राजी हो गया। शाम के वक्त चलकर दोनों दोस्त आधी रात के करीब शहर की इस हवेली में जा पहुंचे जहां शहरी चूहे का बल था। हवेली में एक ही दिन पहले बड़ी दावत हुई थी जिसमें बड़े बड़े अफसर, ताजिर, जमींदार, वडेरे और वजीर शरीक हुए थे। वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली के नौकरों ने अच्छे अच्छे खाने खिड़कियों के पीछे छुपा रखे हैं। शहरी चूहे ने अपने दोस्त गांव के चूहे को रेशमी याराने कालीन पर बिठाया और खिड़कियों के पीछे छपे हुए खानों में से तरह तरह के खाने इसके सामने लाकर रखे। मेहमान चूहा खाता जाता और खुश होकर कहता जाता, वाह यार,
किया मज़ेदार खाने हैं। ऐसे खाने तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। अभी वो दोनों कालीन पर बैठे खाने के मज़े लौट ही रहे थे कि यकायक किसी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर दोनों दोस्त घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इतने में दो कुत्ते भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। ये आवाज़ सुनकर गांव का चूहा ऐसा घबराया कि इसके होश वाओ हवास उड़ गए। अभी वो दोनों एक कोने में दबके हुए थे कि बिल्लियों के गजाने की आवाज़ सुनाई दी। गांव के चूहे ने घबराकर अपने दोस्त शहरी चूहे से कहा, ए भाई, अगर शहर में ऐसा मज़ा और ये ज़िंदगी है तो ये तुमको मुबारक हो। मैं तो बाज आया। ऐसी खुशी से तो मुझे अपना गांव, अपना गंदा बल और मटर के दाने ही खूब हैं। बलानवन इनामी कहानी तहरीर नंबर 1420। एक गरीब चुकी वाला अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जब वो मर गई तो इसकी मलकियत में चुकी एक गधा गाड़ी और बिल्ली थी। 20 मई 2019। एक गरीब चुकी वाला अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जब वो मर गई तो इसकी मलकियत में चुकी एक गधा गाड़ी और बिल्ली थी। बड़े बेटे को चुकी, मुंझले को गधा गाड़ी और सबसे छोटे बेटे को बिल्ली मिली। वो एक काले रंग की बिल्ली थी। बिल्ली का नाम सूजी था। छोटा बेटा बिल्ली को पाकर बहुत खुश था, मगर इसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो इसके किस काम आ सकेगी। वो बहुत हसीन और सेहतमंद नौजवान था। वो बिल्ली के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। बिल्ली भी अपने मालिक की परेशानी भान पर गई और कहने लगी, मेरे आका, फिक्र मत करें, अगर आप वैसा करेंगे जैसा मैं कहूँगी तो आप देख लीजिएगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे एक बड़ा थैला और जूतों की एक जोड़ी ला दें। छोटे बेटे के पास थोड़े ही पैसे बचे थे। जारी है, इन पैसों से वो बिल्ली के लिए थैला और पीले रंग के जूतों की जोड़ी खरीद लाया। बिल्ली ने वो नए जूते पहने और एक बाग में चली गई। इसने कुछ सलाद के पत्ते तोड़े और थैले में डाल लिए। फिर वो एक खेत में गई और खरगोश के एक बल को तलाश करके थैले का मुंह खोलकर उसे बल के करीब रख दिया ताकि ताज़ा सलाद के पत्ते नजर आ सकें। इसके बाद वो झाड़ियों में छुप गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सरमई बालों वाले मोटे खरगोश ने बल के सुराख में से सर बाहर निकाला। वो ताज़ा सलाद के पत्तों की खुशबू सूंघ चुका था। फौरन ही थैले में घुसकर सलाद के पत्ते खाने लगा। सूजी जूते पहने हुए थी। जल्दी से झाड़ियों से निकली और चुपके से आकर उसने थैले की डोरीव को आपस में किस दिया। यूं उसने एक मोटा ताज़ा खरगोश पकड़ लिया। सूजी ने थैले को अपने कंधे पर लटकाया और पीले जूते पहने हुए अपने सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ तक कि वो बादशाह के महल में पहुंच गई। बादशाह को देखकर उसने एहतरामा अपना सर झुकाया और मुद्बाना अंदाज में बोली, आली जा, मैं आपके लिए एक मोटा खरगोश लाई हूँ, जो मेरे आका कीरयबस के शहजादे मार्कियूस ने आपके लिए तोहफतन भेजा है। बादशाह इस काली बिल्ली को पीले रंग के जूते पहना देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सूजी के तोहफे को कबूल कर लिया। दूसरे दिन सूजी ने मुट्ठी भर गंदम थैले में डाली और दोबारा खेत में चली गई। इसने थैले को ज़मीन पर रखा और खुद बराबर में ही लेट गई ताकि बज़ाहिर मुर्दा दिखाई दे। उसी वक्त खूबसूरत परों और लंबी दुम वाले परिंदों का एक जोड़ा आया और गंदम के दाने चुगते चुगते थैले के अंदर चला गया। सूजी भी मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रही थी। इसने जल्दी से थैले की डोरी को किस लिया। इस तरह दोनों परिंदे थैले में फंस गए। वो एक दफ़ा फिर महल पहुंची और बादशाह के सामने हाजिर हुई। आली जा, कीरयबस के शहजादे मार्कियूस ने इल्तिजा की है कि आप इसके भेजे गए खूबसूरत परिंदों के जोड़े को कबूल फरमाएं।
सूजी ने सरखम करते हुए मुद्दबाना अंदाज में कहा। बादशाह ने सूजी से कहा, अपने आका से कहना कि मैं तुम्हारे तोहफों से बहुत खुश हुआ हूँ। वो वाकई एक अच्छा शहजादा है। जी ज़रूर। और सूजी सरखम करते हुए दरबार से रुखसत हो गई। बड़े हाल कमरे से गुजरते हुए उसने सुना कि बादशाह और उसकी बेटी दोपहर के बाद दरिया के पास से गुजरेंगे। सूजी तेजी से दौड़ती हुई अपने आका के पास पहुंची और उसे बताया कि वो अभी महल में बादशाह से मिलकर आ रही है। उसने अपने आका से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दरिया पर चलकर नहा लें। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि मैं रियासत कैरिबस का शहजादा मार्कियुस हूँ। छोटे बेटे ने अपने कपड़े उतारकर सूजी को हिफाजत की गर्ज से दे दिए और खुद लनगुट पहनकर दरिया में नहाने लगा। सूजी ने कपड़ों को पत्थरों के एक ढेर के पीछे इस तरह छुपा दिया कि कोई इन्हें देख ना सके। फिर शाही सवारी का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सवारी दरिया के करीब आई, सूजी भागती हुई आई और चीखने लगी, बचाओ, कैरिबस का शहजादा मार्कियुस डूब रहा है। बादशाह ने अपने को चुबान को रखने का हुक्म दिया और शाही नौकरों को मार्कियुस को दरिया में से निकालने का हुक्म दिया। तब सूजी शाही सवारी पर चढ़ी और अपनी टोपी उतारकर सरखम किया। फिर बादशाह और शहजादी जूलिया से कहने लगी, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस जगह से गुजर रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि एक चोर ने मेरे आका के कपड़े चुरा लिए हैं, वरना मेरे आका से आपकी मुलाकात हो जाती। ये सुनकर बादशाह ने अपने शाही नौकर को महल में भेजकर एक खूबसूरत शाही लिबास मंगवा लिया। जब चुकी वाले का बेटा इसे पहनकर बादशाह के सामने आया तो बिल्कुल एक शहजादे की तरह नजर आता था। ये ही मेरे आका, कैरिबस के शहजादे मार्कियुस। सूजी ने बादशाह 2 उस्ताद तहरीर नंबर 2137। मैं भी आपकी तरह स्कूल टीचर हूँ और टीचर बनने की ये ख्वाहिश मुझ में आप ही की वजह से पैदा हुई। 13 दिसंबर 2021। आमना ज़फ़र, कराची। किसी तकरीब में कोई साहब अपने एक वाक़िफ़कार बुज़ुर्ग से काफ़ी अरसे बाद मिले और पूछा, जनाब, क्या आपने मुझे पहचाना? बुज़ुर्ग ने गौर से देखा और कहा, मैंने आपको पहचान लिया है। आप प्राइमरी स्कूल में मेरे शागिर्द रह चुके हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? शागिर्द ने जवाब दिया, मैं भी आपकी तरह स्कूल टीचर हूँ और टीचर बनने की ये ख्वाहिश मुझ में आप ही की वजह से पैदा हुई। अलामत वावन। उस्ताद ने पूछा, वो कैसे? शागिर्द ने जवाब दिया, आपको याद है कि एक बार क्लास के एक लड़के की बहुत खूबसूरत घड़ी चोरी हो गई थी और वो घड़ी शरारत में मैंने चुराई थी। आपने पूरी क्लास से कहा था कि जिसने भी घड़ी चुराई है, वापस कर दे। जारी है। मैं घड़ी वापस करना चाहता था, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा ना कर सका। आपने तमाम तलबा को दीवार की तरफ मुंह करके और आंखें बंद करके खड़े होने का हुक्म दिया, फिर सबकी जेबों की तलाशी ली और मेरी जेब से घड़ी निकालकर भी सबकी तलाशी ली। बाद में मेरा नाम लिए बगैर वो घड़ी जिसकी थी उसे दे दी। मुझे हैरत थी कि आपने मेरी इस हरकत पर मुझे शर्मिंदा ना किया। मैंने उसी दिन से उस्ताद बनने का तहैया कर लिया था। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, असल बात कुछ यूं है कि तलाशी के दौरान मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे भी आज ही पता चला है कि वो घड़ी आपने चुराई थी। क्या हम ऐसे किरदार के मालिक बन सकते हैं जो अपने आमाल